दोस्तों नमस्कार। चुनाव लड़ा गया मोदी के नाम पर, गारंटी दी गई मोदी के नाम पर। जो सरकार चुनाव लड़ रही थी वह मोदी सरकार थी। जिसने विकसित भारत का सपना देखा वह भी नरेंद्र मोदी थे। जिसने चकाचौंध के साथ भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी की तस्वीर खींची वह भी नरेंद्र मोदी थे। और इन सब के बीच कहीं भी एनडीए का जिक्र नहीं था, किसी दूसरे राजनीतिक दल का जिक्र नहीं था, यहां तक कि बीजेपी का भी जिक्र नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक नाम, वह भी नरेंद्र मोदी का। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद की परिस्थिति में मोदी शब्द गायब हो गया और एक सवाल बड़ा हो गया। अल्पमत में है लेकिन सरकार चलानी है, क्योंकि बीते 10 बरस में इस देश के भीतर जो भी कॉरपोरेट के साथ सौदेबाजी हुई, जो भी कौड़ियों के मोल उन्हें दिया गया, इस देश की इकोनॉमी को कॉरपोरेट की नीतियों के साथ जो भी जोड़ा गया, और इन सब से हटकर वो तमाम नीतियां जो बार बार प्रचार प्रसार के जरिए परोसी गई, सब कुछ बरकरार रखना चाहिए। तो इस वक्त एनडीए की सरकार है, यह मोदी की सरकार नहीं है। यह मोदी की गारंटी नहीं, एनडीए की गारंटी है। विकसित भारत का सपना भी एनडीए को पूरा करना है। यानी राजनीतिक तौर पर दो सवाल इस दौर में सबसे बड़े होकर उभर चुके हैं, जो दिल्ली की कानों में गूंज रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि अल्पमत की सरकार है और यह सरकार किसी भी हालत में चलनी चाहिए। और किसी भी हालत में चलने का मतलब है, शुरुआती दौर में ही जो झटके बीजेपी को चुनाव में लगे हैं उसमें कहीं भी कोई नाम नरेंद्र मोदी का नहीं होगा। तो खास तौर से 4 राज्यों में मिली बड़ी हार, वो कर्नाटक है, वो महाराष्ट्र है, वो राजस्थान है, वो उत्तर प्रदेश है। इन 4 राज्यों में चुनावी हार की समीक्षा में मोदी शब्द आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। यानी नरेंद्र मोदी के आश्रय 2024 का चुनाव चाहे आपने लड़ लिया, लेकिन अब चुनावी हार के बाद आपको मोदी शब्द किसी राज्य की किसी रिपोर्ट में नहीं दिखाई देगा। वो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, उसका जिक्र जरूर किया जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अब बीजेपी या मोदी सरकार नहीं है, यह तो एनडीए की सरकार है। तो एनडीए सरकार को चलाने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनकी जरूरत वाकई बहुत बड़ी है। और एक झटके में अपने तौर पर पैसा निकाल पाने की स्थिति में सरकार तो नहीं आ पाएगी। तो फिर आसरा और उम्मीद और भरोसा उन्हीं कॉरपोरेट पर होगा जिन कॉरपोरेट को राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन या कहें राहुल गांधी ने बार बार खलनायक के तौर पर रखने की कोशिश की। और चुनावी मुद्दा चाहे अनचाहे अंबानी और अडानी को बना ही दिया गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं। शपथ लेने से पहले जिस दिन एग्जिट पोल आया और जिस दिन एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट आए, उस दिन देश में अडानी नहीं थे, वो देश के बाहर थे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के दिन लगातार कैमरे उन पर जा रहे थे। एक सवाल यह भी आया कि उनको निमंत्रण दिया गया और खास तौर से दिया गया, और यह कहकर दिया गया कि आपको ना सिर्फ आना है बल्कि कैमरे आप पर भी बार बार चलेंगे। यानी यह पहला संदेश था कि विपक्ष या इंडिया या राहुल गांधी जो भी सोचते हैं सोच लें। जिस रास्ते मोदी सरकार चलती रही है उसी रास्ते कहीं तेज गति से अब चलना शुरू होगी। यहां पे आपको कुछ क्षणों के लिए अतीत का एक पन्ना पलटना चाहिए। 2002 में जब गुजरात दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के निशाने पर राजधर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी आ चुके थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने समझा कि दरअसल गुजरात की नई पहचान को सामने लाना होगा। और नई पहचान का आइडिया किसी दूसरे ने नहीं, गौतम अडानी ने ही दिया था कि वाइब्रेंट गुजरात को आगे बढ़ाना चाहिए। और वाइब्रेंट गुजरात का मतलब है इकोनॉमी के जरिए राज्य का विकास, और उसके जरिए दिल्ली की राजनीति के सामने गुजरात की इकोनॉमी को रखा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाइब्रेंट गुजरात 2003 से जो चल निकला वो फिर रुका ही नहीं, और वो आज भी जारी है। और उसी के आश्रय गुजरात के वह तमाम कॉरपोरेट हाउसेस या वो तमाम रईस जो देश के भीतर में लगभग जिनकी तादाद टॉप में 20 की आती है, उन 20 में से 17 तो गुजरात से ही आते हैं। तो क्या इस दौर में उसको नए तरीके से परखने की कोशिश की गई?
क्योंकि मोटा पैसा तो चाहिए। और हमारी टीम ने इस दौर में पता लगाया और जानकारी मिली कि दरअसल चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि स्पेशल रिलीफ पैकेज उनको अमरावती में जो वो राजधानी आंध्र प्रदेश की बना रहे हैं और वहां पर सिंचाई के लिए जो एक पोलावरम प्रोजेक्ट चल रहा है, इन दोनों को पूरा करना है तो एक रिलीफ पैकेज चाहिए। यह रिलीफ पैकेज लगभग 16 से 17 हजार करोड़ का है। इतनी बड़ी रकम केंद्र सरकार एक झटके में, अभी तो शुरुआत ही हुई है और अभी तो शपथ भी पार्लियामेंट के भीतर किसी ने नहीं लिया है, तो देगा कौन? जो देगा तो क्या कमान उसी के हाथ में रहेगी? राजनीतिक तौर पर ना सही, लेकिन इस अर्थव्यवस्था और इस देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या वही शख्स मायने रखेगा? और अगर यह परिस्थिति नए सिरे के साथ इस तीसरे बार मोदी सरकार के जरिए परखने की कोशिश करें, मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार के जरिए परखने की कोशिश कीजिए, तो सबसे बड़ी परिस्थिति इस देश की इकोनॉमी को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है वो पूरे तरीके से कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को संभाले हुए उन कंपनियों के हाथों में है जो बताती है कि किस देश का विकास दर सबसे बेहतरीन है, इसको कितने पॉइंट दिए जाएं, और इन सब का असर बहुत बड़ा व्यापक तरीके से शेयर बाजार पर भी पड़ता है। तो दो सवाल आपके सामने आ चुके हैं। पहला सवाल तो यही था कि सरकार जो हार गई उसमें कहीं मोदी शब्द आपको नहीं मिलेगा, खास तौर से इन 4 राज्यों की रिपोर्ट में। और दूसरा सवाल उभर कर आया कि दरअसल अब सरकार को चलाना है तो चलाएगा कौन? और उस दौर में सरकार चलाने का मतलब गवर्नेंस भी है और सरकार चलाने का मतलब अर्थव्यवस्था भी है। तो गवर्नेंस के मद्देनजर आंख नाक कान सब कुछ इस दौर में गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय का मतलब गृह मंत्री होता है, यानी अमित शाह, जो जान चुके हैं कि दरअसल कहीं पर भी इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चुनावी प्रचार प्रसार और उससे मिली हार को लेकर नहीं आना चाहिए। यह अलग मसला है कि इन तमाम 4 राज्यों में प्रधानमंत्री जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए उसमें लगभग 62% में उन्हें हार ही मिली, और बड़ी हार तो महाराष्ट्र के भीतर मिली, 19 में से 15 जगहों पर हार मिल गई। यूपी में भी कोई अच्छा हाल नहीं रहा, जिन 29 जगहों पर हार मिली उसमें से लगभग 20 जगहों पर तो वो गए थे। राजस्थान के भीतर भी 6 जगहों पर गए जहां 4 जगहों पर हार मिली, और यही स्थिति कमोवेश कर्नाटक के भीतर की है। तो इस हिस्से को पहला हिस्सा कहते हैं, जो गवर्नेंस के तौर पर अब नजरिया किसका किस रूप में काम करेगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुखौटे के तौर पर रहेंगे और राजनीतिक तौर पर पीछे की बिसात और उनके सामने रखा गया टारगेट उन्हें बता दिया गया है, सरकार पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए, इकोनॉमी की रफ्तार बहुत तेज गति से होनी चाहिए। आप यहां पर सोच रहे होंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक क्षण के लिए हमें लगता है आज सुनना चाहिए गौतम अडानी अपनी कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि इस देश की इकोनॉमी, इस देश के इन्फ्लेशन, इस देश के इकोनॉमी के बेसिक एस्पेक्ट की जिक्र कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। वो इस देश के तमाम कॉरपोरेट में एक कॉरपोरेट हैं, लेकिन इन सब के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर से कहीं ज्यादा भारत की इकोनॉमी को समझने की स्थिति में खुद गौतम अडानी है। In my view, the single most important catalyst enabling this takeoff has been the quality of governance that we have witnessed over the past decade, and the metrics speaks for themselves. India's fiscal investment has doubled from 1.6% of GDP to 3.3% of GDP. Corporate income tax rates have fallen from 30% to 22%, creating a headroom for corporates to invest. And the current account deficit fell from 3.5% of GDP to 0.8% of GDP. These outcomes are fundamentally rooted in this government effectiveness in institutionalizing policy for transforming our nation's landscape from one of the challenges to one of possibilities.
दरअसल कॉरपोरेट की जब नजर होती है देश को चलाने को लेकर, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसका नजरिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितना पैना होता है। दुनिया में दो तीन कंपनियां ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मानक है, जिसमें एक फिच कंपनी आती है। उसने बताया जीडीपी ग्रोथ भारत की 7% पहले थी, अब लगने लगा है 7.2% हो जाएगी। यही बात आरबीआई ने कही थी। दूसरी कंपनी है क्रिसल रेटिंग। क्रिसल रेटिंग ने एक रिसर्च नोट तैयार किया और बताया कि भारत का पूरा डेवलपमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आने वाले वक्त में जो होना है वह 2026 के मार्च तक, यानी इन 2 फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। और उसमें भी खास तौर से जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वह लगभग 50 गीगावाट तक हो जाएगी, और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर है वो 25,000 किलोमीटर इस दौर में बनना है। और इसके अलावे भी तमाम प्रोजेक्ट हैं, और इन तमाम क्षेत्रों में जिसका जिक्र क्रिसल की रिसर्च नोट में किया गया, उन तमाम क्षेत्रों में अडानीज खास तौर पे पहले नंबर पर, उसके बाद अंबानीज का नंबर भी आएगा, और बाकी भी बड़े कॉरपोरेट्स जो सरकार के साथ खड़े हैं उसमें आप जिक्र वेदांता का कर सकते हैं, टाटा का कर सकते हैं। ये तमाम कंपनियां भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ आपको जुड़ी हुई दिखाई देगी। अब यहां पर आपके जहन में सवाल होगा कि क्या वाकई देश की नीति बनाने के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग लिया जा रहा है कि देखिए ये दिखलाया जाएगा, तो इससे तो कुछ नहीं होगा। अब इसके पैरेलल में बजट जो इस देश का तैयार हो रहा है उसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि जो भी आरबीआई से लोन राज्य सरकारें लेती हैं उसमें जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है अब वो 50 साल तक के लिए दे दिया जाए। यानी 50 साल तक कोई भी राज्य कितना भी बजट अपने अनुकूल आरबीआई से ले सकता है, और वो इंटरेस्ट फ्री होगा और 50 साल तक उसे नहीं चुकाना होगा, यानी इस बीच में धीरे धीरे चुकाना होगा। ये तो पहली लाइन हुई। दूसरी लाइन है कि दरअसल यह पैसा आपको रिफॉर्म के लिए मिलेगा, और रिफॉर्म का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार अलग अलग स्कीम लेकर आएगी जो जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ी होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी स्थिति में हाउसिंग सेक्टर भी है। पुरानी सरकारी गाड़ियां जो इस देश में चल रही है ना, उसको हटाइए, नई गाड़ियां लेके आइए। अस्पतालों के पुराने एम्बुलेंस हटाइए, नए एम्बुलेंस, यानी गाड़ी सेक्टर में भी बड़ा रिफॉर्म होना है। शहरी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, और इन सब में पंचायत लेवल पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे करना है। अब सवाल है इन तमाम जगहों पे जो भी प्रोजेक्ट, जो भी स्कीम आएगी उसमें कॉरपोरेट की मौजूदगी होगी। कॉरपोरेट की मौजूदगी के लिए एक रिसर्च नोट आ गया सामने कि इसी आश्रय आपको चलना है, और अब बजट आ जाएगा। यानी केंद्र सरकार इस देश में जीएसटी तक का पैसा राज्यों को दे पाने की स्थिति में जो नहीं आ पाती है, और तमाम राज्य जो पैसा मांग करते हैं और लगातार आरोप लगाते हैं कि आप फेडरल स्ट्रक्चर का पालन तक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी एक नया ट्विस्ट आ गया और कहा गया कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन उठाते रहिए, आपको पैसा मिलता रहेगा, और लेकिन उस पैसे में 20 से 30% का सीधा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ जाएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस देश के कॉरपोरेट कूद चुके होंगे, और शायद इसीलिए अब ये कहते कहते अडानी आज भाषण देते देते समझा रहे थे कि इस देश की इकोनॉमी जो है वह 58 बरस में 1 ट्रिलियन हो पाई, $1 ट्रिलियन। उसके बाद 12 बरस लग गए जब $2 ट्रिलियन हुई, उसके बाद 5 बरस लगे जो $3 ट्रिलियन, और अब हर बरस या 1.5 बरस के भीतर में हर $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और 2050 तक भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अभूतपूर्व बदलाव इस दौर में नजर आएगा, और वो खुद अपने पैसे के साथ अपने मुनाफे को लेकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में कूद जाएंगे। India's infrastructure industries is undergoing a stunning change, the impact of which we will be able to appreciate fully when we look back a decade later. We have kick-started an infrastructure capex cycle never seen before. And this lays the foundation for several decades of India's growth.
अब आपके जहन में एक सवाल और होना चाहिए। यह सवाल दरअसल इलेक्शन से ठीक पहले शेयर बाजार से जो बड़े कॉरपोरेट अपना पैसा निकाल रहे थे वो कौन लोग थे, और एग्जिट पोल आने के दिन और एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट के दिन किनका पैसा डूबा, किनको बहुत लाभालाभ हो गया। इन तीनों परिस्थितियों को अगर आप परखिएगा तो इसका मतलब बहुत साफ है, भरोसा नहीं था कि यह सरकार लौट पाएगी और कॉरपोरेट की चूलें हिली हुई थी। इसीलिए जिस दिन रिजल्ट आना था और जो एग्जिट पोल था उस दिन आपको बड़े कॉरपोरेट्स आपको देश के भीतर नजर भी नहीं आ रहे होंगे। लेकिन एक झटके में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को बचाना है, सरकार को कंटिन्यू करना है, तो कॉरपोरेट को जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी और सरकार बनी रहे, बची रहे, इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और जो पॉलिटिकल लेवल पे काम करना है उसके लिए तो अपने लिए अपनी पार्टी इसके लिए तैयार है, जिसकी कमान देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। वो अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके से इस देश में तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार कैसे बने, ना बने तो कैसे बन जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चुनौती दे तो उस चुनौती को चुनौती देने की स्थिति में कैसे आया जाए, सारा खेल इस दौर में हर किसी ने देखा है। तो इस देश में पहली बार सरकार चलाने का नजरिया कल तक एक नजर आता था कि कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस, शायद वो अब पर्दा हट रहा है। और पर्दा हटने की सबसे बड़ी वजह उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल भारत के बाजार को ना सिर्फ खड़ा करना है, बल्कि यहां पर दुनिया की पूंजी आ सके, जो आना चाहती है, उसके लिए कॉरपोरेट स्टाइल में इस देश के भीतर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को आपको लागू कराना है। और उसको लागू कराने के लिए गृह मंत्रालय काफी है। राजनीतिक तौर पर कमान अपने हाथ में अमित शाह ने हर बार रखी है और इस बार तो ज्यादा बड़ी भूमिका है। और इस भूमिका का मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, यहां से जो रिपोर्टें निकल कर आ रही है कि आप यूपी में 29 सीट हार गए, परसेंट ऑफ वोट 8% कम कैसे हो गया, राजस्थान में 11 सीट हार गए, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजहों को टटोलते टटोलते जो पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें आ रही है पार्टी वर्कर क्या कर रहा था, सरकारी निर्णयों का असर खास तौर से स्टेट लेवल पर क्या था, रणनीति फेल क्यों हो रही थी, क्या उम्मीदवार और संगठन के बीच तालमेल नहीं था, जाति और समुदाय, इनके समीकरण क्या भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेंगे, तो उस पर रिपोर्ट दे दीजिए। हिंदू वोटरों को क्या हो गया जो वो भटक गए और जातीय समुदाय में बढ़ते चले गए। जो प्रचार प्रसार के तौर तरीके, मोदी की गारंटी और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां थी, उन सब के आश्रय क्यों काम नहीं किया गया। और 23 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहा और जिसके दामन पर करप्शन का एक भी दाग नहीं है, बावजूद इसके वो चुनाव हारने की स्थिति में कैसे आ गया। सवाल है कि जिन बातों का जिम्मा लेना था उन बातों का जिम्मा दूसरे पर थोप कर एक ऐसी रिपोर्ट को अब तैयार किया जा रहा है जिसके सामने आरएसएस भी सिमट जाए, आरएसएस भी बोलने की हिम्मत ना करे। आरएसएस के भीतर के संगठन, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, वो किसान संघ हो, कोई भी संगठन हो, उसकी बोलने की स्थिति होनी नहीं चाहिए। उससे पहले राज्य दर राज्य, प्रांत दर प्रांत आपको रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। लेकिन इसमें एक अगला सवाल है, तो प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका इसमें कैसी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका और उनके सलाहकार अभी भी ये मानकर चलते हैं कि दरअसल देश के भीतर सबसे ज्यादा साख प्रधानमंत्री मोदी की ही है। इसीलिए आज जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी गए तो वहां पर उनके भाषण जो थे, हमें लगता है उसके उस हिस्से को सुनना चाहिए। वो ठीक उसी तर्ज पर थे जो बीते 10 बरस में मीडिया के प्रचार प्रसार के जरिए चीजें लगातार बताई जा रही थी, उसमें भी कुछ कदम और आगे बढ़ गए। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं।
10 साल पहले 13 आईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली, यानी 540 यूनिवर्सिटी बीते 10 बरस में खुली। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। 2 नए कॉलेज का मतलब है कि इस देश के भीतर में अगर हर दिन एक कॉलेज खुलते हैं तो 3650 कॉलेज होते हैं। अब आप इसको दुगना कर दीजिए, यानी 7200 कॉलेजों से ज्यादा कॉलेज इन 10 बरस में खुल गए। और अगला सवाल कोई भी अगर पूछ दे कि जब इतनी बड़ी तादाद में एजुकेशन के क्षेत्र में आपने कमाल किया, तो फिर 2014 में जो बच्चे भारत छोड़कर बाहर पढ़ने जाते थे उनकी संख्या तकरीबन 1,50,60,70,000 होती थी, जो 10 बरस बाद बढ़ते बढ़ते 2023-24 में 8 लाख तक क्यों पहुंच गई। और इस देश में छोड़ने वाले बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी हर स्टेज पे प्रधानमंत्री अभी भी उसी पहले 2 जो सत्ता जिस दौर में संभाली थी और प्रचार प्रसार के लिए मीडिया भोंपू की तरह काम कर रहा था, अभी भी वो सवाल नहीं कर रहा है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो मुद्दे चुनाव के वक्त उठ रहे थे, क्या सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। दरअसल सरकार ने आंखें मूंदी नहीं है, क्योंकि सरकार इस हकीकत को जानती है कि 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा था उसके समानांतर आज भी पीएमओ के भीतर ये दस्तावेज पड़े हुए हैं कि 2014 से 2022 के बीच तकरीबन 22 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया, वह भी केंद्र सरकार के तहत। और उसका भी पूरा का पूरा डाटा जो पार्लियामेंट में बताया गया 27 जुलाई 2022 को, अगर उस डाटा को पढ़ लीजिए तो आप हैरत में आ जाएंगे। नौकरियां दी नहीं गई, लेकिन अप्लाई करने वाली जो संख्या थी 2014-15 में 2.5 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, 2015-16 में 3 करोड़, 2016-17 में 2 करोड़ 40 लाख, 2017-18 में 4 करोड़, 2018-19 में सबसे ज्यादा 5 करोड़, 2019-20 में जब कोविड काल था उस समय 1.5 करोड़, उसके बाद अगले बरस 1 करोड़ 60 लाख और 21-22 में 1 करोड़ 70 लाख, यानी 22 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं और नौकरियां जिनको मिलती है वो सिर्फ नौकरी केंद्र सरकार इस दौर में 80 लाख नौकरियां दे पाती है। यानी सब कुछ आंखों के सामने है, तो क्या प्रधानमंत्री अभी भी उस प्रचार प्रसार के आसरे प्रधान सेवक के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस देश में राजनीतिक तौर पर कोई संकट ना आ जाए इसके लिए अमित शाह काम करेंगे और इस देश की इकोनॉमी के आसरे कॉरपोरेट को जगाते हुए और इकोनॉमी का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ट्रिलियन दर ट्रिलियन इकोनॉमी का देख रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अडानी के हिस्से में। और अगर इस परिस्थिति के बीच भारत में असमानता चरम पर है और यह खुले तौर पर हर कोई मान रहा है कि 10% लोगों के पास सरकारी डाटा कहता है कि इस देश का 80% संसाधन है और 90% लोग इस देश में सिर्फ 20% संसाधनों पर जी रहे हैं और उसमें जाहिर तौर पर 5 किलो फ्री अनाज का जो जिक्र सरकार करती है, क्या देश की अच्छे दिनों की जो सोच है वह इसी रूप में अब सामने और ज्यादा तेजी से आने वाली है? यह हो सकता है, यह हो इसलिए सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री आज नालंदा में कह रहे थे किताबें जला दी गई होंगी लेकिन ज्ञान तो भारत में ही है। मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। तो ज्ञान का मतलब होता क्या है, यह प्रधानमंत्री के भाषण से नहीं बल्कि बीते 10 बरस में इस देश के भीतर ज्ञान के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया, इसकी एक रिपोर्टर कलेक्टिव में सूचक पटेल ने लिखी है। बड़ी शानदार रिपोर्ट है। उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से सरकार ने ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई, एनआरए बनाया
और कहा गया कि इस देश में जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, क्यों नहीं उस सबको मिला दिया जाए, वक्त की भी बर्बादी कम होगी, पैसा भी कम बर्बाद होगा। और इसके लिए बकायदा 2020 में एक बजट बनाया गया 1517 करोड़ रुपए। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि इस 1517 करोड़ में से जो खर्चा हुआ वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही दिए जा सके। और एक भी परीक्षा पार्लियामेंट में बार बार इस देश के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशन के जितेंद्र सिंह, वो पार्लियामेंट में 2 मौकों पर कह गए। 2021 में कहा परीक्षा लेंगे, नहीं ले पाए। 2022 में कहा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, नहीं ले पाए। और खर्चा जब निकल कर आया तो पता चला कि इस जो पूरे संस्थान को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए जो क्रिएट किया गया कि हम परीक्षा लेंगे और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उस पर सिर्फ खर्च 20 करोड़ 50 लाख ही किया गया। यानी बजट 1517 करोड़ का। और 2022-23 में यानी पिछले बरस कहा गया कि लगभग 396 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन एक अधन्नी तक नहीं दी गई। तो ज्ञान का अद्भुत भंडार भारत की राजनीति के साथ कैसे चलता है और किस तरीके से भारत की राजनीति के भीतर विपक्ष भी जिस कॉरपोरेट इकोनॉमी और जिस सोशलिज्म का जिक्र करते करते इस देश की सत्ता और पार्लियामेंट के भीतर जाने की अपनी तादाद को बढ़ा चुका है, वही चुनौती इस बार खुले तौर पर मोदी सरकार या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कहकर दे रहे हैं कि अडानी साथ खड़े हैं, कॉरपोरेट साथ खड़ा है, इकोनॉमी इसी रूप में चलेगी और जो भी हमारे सहयोगी हैं उनकी जो भी जरूरतें होगी वह पूरी होंगी। तो असल भेद यही है कि पैसे की जरूरत क्या कॉरपोरेट पूरा करेगा, कॉरपोरेट के अनुकूल क्या इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, और अर्थव्यवस्था में आम आदमी की जरूरत और उसके मुश्किल स्थितियों पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये सारे सवाल आपको बेचैन कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है और इसका खुला चिट्ठा जो बजट आएगा उसमें सामने आ जाएगा। जब जो चीज अंतर्राष्ट्रीय बाजार को चाहिए, जो चीज कॉरपोरेट को चाहिए, उसी के अनुकूल इस देश के राज्य भी काम करें, इसके लिए एक बजट रखा जाएगा कि आपको जितना पैसा चाहिए उठा लीजिए, लेकिन लगाइए उन्हीं योजनाओं में जहां से लाभ कॉरपोरेट को हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।